हेलो। जैसा कि हम इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत के विशाल मैदान के विषय में समझ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने संपूर्ण उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है वो किस प्रकार से बना, उसकी क्या विशेषताएं हैं और उसमें पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के नदियों द्वारा जो प्रादेशिक आधार पर उसको विभाजित किया गया, उसके संदर्भ मैंने डिटेल से समझ लिया था। इसी के अंतर्गत हमारा जो लेक्चर रहेगा आज का वो रहेगा प्लेटू अर्थात प्रायद्वीप भारत का जो पठार है वो पठार का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन से पठार उसमें पाए जाते हैं और उन पठारों में कौन कौन से युग की चट्टानें भी पाई जाती हैं और वो पठार जो है उसकी क्या विशेषता है, उसका क्या महत्व है। साथ ही साथ देखा जाएगा कि वो निर्माण की उत्पत्ति के आधार पर या निर्माण अर्थात उत्पत्ति के आधार पर वो जब निर्मित किया गया तो कहाँ तक वो प्रासंगिक है, या जो विद्वान ने अपनी जो विवेचनाएं दी हैं, विद्वान ने जो अपनी मान्यताएं दी हैं, उन मान्यताओं के अकॉर्डिंग वो कहाँ तक एलिजिबल है, कहाँ तक वो राइट है, कहाँ तक वो रॉन्ग है। इनके विषय में हम आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे। ओके, तो चलिए। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान मैंने पढ़ा था, तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा प्रायद्वीप भारत का पठार अर्थात एक प्लेटू, जो आपको 200 से 400 मीटर ऊंचाई तक आपको प्लेटू देखने को मिल जाएगा। ये प्लेटू आपको सभी जगह एक समान तो नहीं मिलेगा, तो लेकिन बीच में अगर आप देखोगे तो इसकी ऊंचाई 200 से लगभग 250 और 200 से 250 के बीच, 200 से 400 के बीच मानी जाती है। तो यह जो है इसकी उत्पत्ति का क्या आधार रहा है, राइट। एक्चुअली में देखा जाए, जब वो गोंडवाना लैंड से जब प्लेटें मूवमेंट हुई, ओके, तो इंडियन प्लेट जो थी वो भी 16 सेंटीमीटर इधर खिसकी उत्तर की ओर। तो जितनी भी प्लेटें हैं वो निरंतर पृथ्वी घूर्णन की वजह से, उनकी परिक्रमण गति की वजह से उस पर निरंतर है बल लग रहा है, राइट। तो उसमें हमने आपको बताया था सूर्य का भी बल है, ज्वारीय बल है, आपको लग रहा है, राइट, और गुरुत्वाकर्षण भी प्रभाव पड़ रहा है। तो इन प्रभाव की वजह से प्लेटें मूवमेंट कर रही हैं उत्तर की ओर, राइट। लेकिन उत्तर की ओर भी अगर इनकी दिशा देखी जाए तो एक निश्चित नहीं होती है, फिर भी ये मूवमेंट करती रहती हैं, लेकिन वो प्रोसेस जो है वो एक दिशा की तरफ तो देखने को मिल जाएगा, उत्तर की ओर चलती हैं, ठीक है। तो ये 16 सेंटीमीटर से मूव करती हुई ये उत्तर की दिशा की ओर क्या कर रही हैं, गमन कर रही हैं, अर्थात वो चल रही हैं। तो यही प्लेट जो है भारत की जो नीचे का दक्षिणी भाग है, अर्थात राइट, जो साउथ वाला एरिया है भारत का, तो यही एरिया आप देखोगे तो सबसे पुराना माना जाता है। सबसे पुराना क्यों माना जाता है, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है और ये टूटकर धीरे धीरे क्या है, प्लेट, इंडियन प्लेट के माध्यम से ऊपर खिसकता रहा। तो इंडियन प्लेट अगर आप देखोगे तो इंडियन प्लेट एक्चुअली में दक्षिण की या साउथ की जो नीचे की प्लेट है एक्चुअली वो इंडियन प्लेट है, राइट, वो इंडियन प्लेट है। ऊपर की आप देखोगे इंडियन प्लेट नहीं, वो यूरेशियन प्लेट से ही बना हुआ है। ऊपर का अगर आप हिस्सा देखते हो तो ऊपर का हिस्सा आपको यूरेशियन और इंडियन प्लेट के दोनों के बीच बलन से फोल्डिंग हुई है उससे बना है, जबकि नीचे वाला अगर आप हिस्सा देखोगे, नीचे का हिस्सा देखोगे तो वो एक्चुअली देखा जाए तो गोंडवाना लैंड के टूटने से बना है। गोंडवाना लैंड जब टूटा था तो उससे क्या क्या बना था, उससे आप अगर देखोगे तो अफ्रीका महाद्वीप उसी का है हिस्सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप उसी का है, दक्षिण अमेरिका उसी का हिस्सा है। तो ये हिस्से हैं। साथ ही साथ आप देखोगे भारत भी अगर देखोगे तो भारत का दक्षिणी भाग जो है वो गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है, राइट। तो एक्चुअली में देखा जाए वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा जरूर है, तो वो किस प्रकार से बना, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उन उत्पत्ति को लेकर के देखा जाए तो विद्वानों में अलग अलग प्रकार के विभेद हैं। तो इनको लेकर के दो एक बेस्ट थ्योरी आती हैं, उन थ्योरियों को हम डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे कि इन दोनों में कौन सी थ्योरी ज़्यादा प्रासंगिक है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और देखा जाएगा कि इनकी अलग अलग जो प्रॉपर्टी है, राइट, अलग अलग इनकी जो प्रॉपर्टी है उनके आधार पर कौन सी ज़्यादा सम्मुख मानी जाती है, जो प्रमुख मानी जाती है, तो उसके विषय में समझेंगे। अगर उसके संबंध में अगर किसी प्रकार की आलोचना हो रही है तो उसके विषय में हम डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो हम समझते हैं सबसे पहले उत्तर भारत का विशाल, सॉरी, दक्षिण भारत का
प्रायद्वीपीय भारत, यानी हम पढ़ सकते हैं यानी कि दक्षिण का प्रायद्वीपीय भारत का पठार। चलिए, तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा जैसे भारत है, राइट। आप देखोगे तो ये हमारा प्यारा सा भारत है और इस प्रकार से मिलेगा, ठीक, इस प्रकार से आपको मिलेगा भारत। तो अब आप एक चीज देखिए कि यहाँ से हिस्सा आप इधर से लोगे तो यहाँ ऊपर आप सतपुड़ा पर्वत तक जाइए, इधर आप वो छोटा नागपुर पठार, पश्चिम बंगाल का भी पठार आ जाता है, तो इसको हम शामिल कर लेते हैं। तो ऊपर सतपुड़ा पर्वत है जो आपको मिलेगा इधर वाले एरिया में। जब सतपुड़ा पर्वत में ये आपको सीढ़ियाँ मिल जाएंगी जिसमें आपने पढ़ा हो, इधर आपको सबसे इधर मिल जाएगी आपको मैकाल सीढ़ी, महादेव सीढ़ी आपको मिल जाएगी, राइट। तो इसी प्रकार से जो ये सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, तो इनके विषय में आप जानते हो, आपको हमने बताया था। तो सतपुड़ा जो पर्वत है, तो ये सतपुड़ा पर्वत तक आप देखोगे ये आपको देखने को मिल जाता है। तो सतपुड़ा पर्वत जो है वो उत्तर भारत, सुनना ध्यान से, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को विभाजित करता है। तो सतपुड़ा पर्वत इसके लिए एक प्रमुख जिम्मेदार माना जाता है कि वह दक्षिण भारत और उत्तर भारत को दो भागों में बराबर विभाजित कर देता है। बराबर में नहीं, एक प्रकार से ऐसे कह सकते हो कि दक्षिणी हिस्सा जो प्लेटू है वो उत्तर भारत से इसको अलग करता है, वो है सतपुड़ा पर्वत। और सतपुड़ा पर्वत तो आप जानते हो कि इस प्रकार से इसमें कई भी अलग अलग इसकी वो दी गई है बीच बीच में, ठीक है, इसके काट काट के इसको समझाया गया है। तो उसमें हमने अलग अलग इसकी पहाड़ियाँ हैं उसके विषय में बता चुके हैं। अब बात ये आती है कि ये प्लेटो जो है क्या एक पूरा इस प्रकार का ही है? तो आप कह सकते हो बिल्कुल नहीं। देखो, आप देखोगे यहाँ से आप इतना क्षेत्र ले लो, यहाँ से आप ऐसा एक हिस्सा ले लो इस प्रकार का, प्रकार से, तो ये हमारा क्या है? प्लेटू है। ये क्या है? प्लेटू। और इस प्लेटू को अगर आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा 250 से 400 मीटर ऊंचा। तो 250 से 400 मीटर ये ऊंचा है। साथ ही साथ देखोगे इसमें कई सारे और प्लेटू आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे आपको इधर मिल जाएगा आपको मालवा का, तो ये मध्य प्रदेश, इधर महाराष्ट्र लगा लगा, थोड़ा हिस्सा गुजरात से लगा लगा है, ये मालवा का पठार है। और मालवा पठार आप देखोगे तो ये एक्चुअली में काफ़ी काला इससे मिलेगा, और ये पूरा ही काला है। और काला होने का बेसिक रीजन क्या है कि इसमें लोहे की मात्रा सबसे ज़्यादा है। और लोहे का कौन सा अयस्क है? वो है मेलेनेमाइट, ठीक है। कई अयस्क होते हैं उसमें से जो काला मिट्टी जो जिससे बनती है, ठीक है, तो वो कौन सी अयस्क पाया जाता है? तो वो है मेलेनेमाइट। तो मेलेनेमाइट से यही प्लेटो जो है पूरा आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअली में काला है, तो काला होने का रीजन यही है। वैसे तो इसमें जो भी लोहे के जितने भी धातु होते हैं या अयस्क होते हैं वो इसमें उपस्थित होते हैं या विद्यमान होते हैं, राइट। तो इसी प्रकार आप देखोगे इधर का भी आपको एक पूरा मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार आपको यहाँ मिल जाएगा। और छोटा नागपुर का जो पठार आप देखोगे तो ये आपको छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इसका भाग काफ़ी उड़ीसा में भी है, पश्चिम बंगाल में भी ये अवस्थित है, राइट। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये झारखंड में भी है, तो झारखंड में आपको मिल जाएगा। इसके और भी भाग होते हैं जिसमें आपने समझा हो कि कार्डेमा पठार इसी में मिल जाएगा। इसी के बाद हजारी पठार भी, इसी हजारीबाग का पठार इसी में मिल जाएगा, राइट। तो ये पठार भी इसी में उपस्थित है, छोटा नागपुर का पठार है, इसी के अंतर्गत आपको ये पठार देखने को मिल जाएंगे जिसमें हमने आपको अभी बताए हैं कौन कौन से हैं। तो वो आपको पता होना चाहिए कि इधर आपको अगर देखोगे ऊपर वाला तो एक रांची का पठार मिलेगा, राइट। इधर झारखंड वाला रांची का पठार मिल जाएगा। इधर आप देखोगे तो कार्डेमा का भी मिल जाएगा, साथ साथ इधर आप देखोगे तो हजारीबाग का पठार मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो पठार हैं, ये जो पठार है, इन्हीं तीनों से पठार से मिलकर एक छोटा नागपुर का पठार बनता है। ओके, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है कोयला के लिए। ये कोयला के लिए ज़बरदस्त प्रसिद्ध है। कोयला हमेशा याद रखना कौन सी चट्टानों में पाया जाए आपको मिलेगा? तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा गोंडवाना, जो वे प्लेटें होती हैं, आपने सुना हो कि सबसे एक आर्किन्यूक की भी जो चट्टानें थी उसमें आपको कोयला मिल जाएगा। इसके बाद
आप देखोगे कि आर्कियनुक की चट्टान है, धारवाड़ की चट्टानें हैं, इसी में बिंद क्रम की चट्टानें हैं, कड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं, गोंडवाना लैंड की चट्टानें हैं। तो गोंडवाना लैंड की जो चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी वो छोटा नागपुर का पठार जो है उसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। ओके, जो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं, गोंडवाना लैंड की जो चट्टानें जिसे बोलते हैं, वो आपको छोटा नागपुर के पठार में मिल जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पठार है, ये जो पठार जो बना हुआ है, इसमें निरंतर क्या हुआ है, उथल पुथल हुई है। इसकी वजह से ये जितनी भी चट्टानें आप अगर आपको देखने को मिलेंगी, जितनी भी आपको चट्टानें यहाँ देखने को मिलेंगी, इसमें कहीं ना कहीं आप एक चीज़ माइंड में सेट कर लीजिए कि ये चट्टानें एक कायांतरित चट्टानें देखने को मिलती हैं। ओके, ये चट्टानें कैसी हैं? कायांतरित चट्टानें। क्योंकि सर्वप्रथम कौन सी चट्टान थी? आर्कियन युग की चट्टान थी। तो आर्कियन युग की चट्टान के बाद जितनी भी चट्टानें आपको मिलेंगी, चाहे वो धारवाड़ की ले लो, चाहे वो कड़प्पा क्रम की ले लो, चाहे वो बिंद क्रम की हो, या वो गोंडवाना लैंड की चट्टान हो, या दक्कन ट्रेप की हो, टर्शियरी युग की चट्टान हो, क्वार्टर युग की चट्टान हो, राइट। तो ये सभी शामिल हो जाती हैं। एक मिनट, हेलो, हाँ अभी हम पढ़ा रहे हैं, थोड़ी देर में कॉल करते हैं, आधा एक घंटे में पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ाते भी हैं पीएससी वालों को। चलिए, तो इधर आप देखिए कि ये छोटा नागपुर का पठार है, तो इसी में ये सभी सम्मिलित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी आपको चट्टानें मिलेगी आर्कियन युग से, जितने भी कायांतरित होकर जो चट्टानें हैं वो सभी इसी में शामिल हो जाती हैं। धारवाड़ है, कड़प्पा है, बिंद क्रम की है, गोंडवाना क्रम की है, दक्कन ट्रेप है, टर्शियरी युग की है, चाहे वो क्वार्टरी युग की ले लो, सभी चट्टानें एक कायांतरित चट्टानें हैं, क्योंकि आर्कियन युग की प्रथम चट्टान मानी जाती है। इसके बाद जितनी भी चट्टानें बनी हैं, जितनी भी बनी हैं, ये सब की सब चट्टानें एक प्रकार से इनका परिवर्तित रूप है। ओके, तो आप एक माइंड में सेट कर लीजिए कि जो छोटा नागपुर का जो पठार है वो आपको गोंडवाना लैंड क्रम की चट्टानों से ही बना है, जबकि धारवाड़ का जो क्रम की चट्टानें आपको मिलेंगी ये आपको कर्नाटक वाले मिल जाएंगी। तो इधर वाला अगर आप हिस्सा देखोगे, ये आपको मिलेगा यहाँ से लगा लगा कर्नाटक, तो ये आपको कर्नाटक का प्लेटू मिलेगा। तो कर्नाटक वाला जो है, कर्नाटक वाला जो रीजन है, इस क्षेत्र में आप अगर देखोगे तो कौन सा प्लेट है, सॉरी वो कौन सी आपको चट्टानें मिल जाएंगी, तो ये आपको मिलेंगी यहाँ पर धारवाड़ की, ये धारवाड़ की। तो धारवाड़ में आपको क्या निकलता है? इसमें निकलता है सोना, आपने देखा हो, चांदी भी निकल आती है कभी कभी, थोड़ा बहुत है, लेकिन सोना सबसे ज़्यादा, सोना की विद्यमानता ज़्यादा है, तो इसलिए सोना से संबंधित ही फेमस माना जाता है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तेलंगाना वाला क्षेत्र है, तो तेलंगाना का ये वाला पठार है, तो तेलंगाना का भी पठार काफ़ी फेमस है। और ये पठार आप देखोगे तो किस लिए जाना जाता है? तो तेलंगाना का जो पठार है, राइट, तेलंगाना का जो पठार है वो कड़प्पा क्रम की चट्टानों से बना हुआ है, और इसमें आपको चूना पत्थर, संगमरमर जैसी बहुत सारे पदार्थ या काफ़ी मूल्यवान पदार्थ आपको मिल जाएंगे। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आंध्र प्रदेश से लगा लगा कुछ, तेलंगाना में सबसे ज़्यादा है, आंध्र प्रदेश में भी कुछ मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये कई अलग अलग पठारों में भी विभाजित है। ओके, ये एक ही पठार है, पठार एक ही है, लेकिन उसमें उपस्थित जो भी मटेरियल हैं या विद्यमान हैं, उनकी गुणवत्ता के आधार पर या उनके मूल्यवान कीमती जो पत्थर पाए जाते हैं या कीमती धातुएं पाई जाती हैं, उनके आधार पर इनको अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो, मालवा का भी समझ सकते हो, छोटा नागपुर का समझ लो, तेलंगाना का समझ लो, धारवाड़ कर्नाटक का समझ लो। तो ये जो प्लेटू हैं ये उसी का ही हिस्सा है, राइट, ये उसी का ही हिस्सा है। इस प्रकार से आप ये चीज़ें समझ सकते हो। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है। ओके, ये प्रायद्वीपीय भारत है, तो इसे पूरा प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत का मतलब क्या है कि तीन तरफ से जो जल की एक बड़ी राशि से घिरा हुआ एक क्षेत्र होता है, या एक निकला हुआ ऐसा एक स्थल आकृति होती है जो तीनों तरफ से जल से एक निकली हुई हो, तीनों तरफ से जल से घिरी हुई हो, और बीच में एक ऐसा हिस्सा हो जो स्थलाकृति नुमा हो, उसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, या सॉरी प्रायद्वीपीय क्षेत्र बोलते हैं। तो भारत है तो भारत का प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। तो आप जानते हो इधर क्या है आपकी, इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर आपको मिल जाएगा अरब सागर, नीचे आपको मिलेगा हिंद महासागर। वैसे ये जो तीनों है ना, ये सभी हिंद महासागर के ही हिस्सा है।
चाहे वो अरब सागर हो, बंगाल की खाड़ी हो, ये सभी हिंद महासागर का हिस्सा है। लेकिन विशेष क्षेत्र में एक बड़ी राशि के अलग अलग टुकड़े विभाजित हो जाते हैं तो उनका अलग अलग नाम रख दिया जाता है, लेकिन वो एक बड़ी राशि के ही हिस्सा माने जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। तो बात ये आती है कि ये उत्पत्ति के आधार पर कैसे बना होगा। तो उत्पत्ति के आधार पर आप इस चीज को समझो। प्रथम उत्पत्ति के आधार पर आप समझ लो, उत्पत्ति के आधार पर इसको थोड़ा समझ लो। चलो, उत्पत्ति के आधार पर अगर आप इसे देखोगे तो उत्पत्ति के आधार पर कैसे समझोगे, तो सबसे पहले एक चीज आप इधर देखिए। उत्पत्ति के आधार पर दो थ्योरी इसमें बेस्ट मानी जाती हैं। तो पहली थ्योरी को पहले समझ लेते हैं। पहली थ्योरी ये आती है कि दरारी उद्भेदन द्वारा, दरारी उद्भेदन द्वारा, यानी कि ज्वालामुखी का दरारी उद्भेदन, ऐसे समझ लो तब समझ में बेस्ट आएगा। ज्वालामुखी का दरारी उद्भेदन, तो ज्वालामुखी का दरारी उद्भेदन आप देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि दरारी उद्भेदन किन कंडीशन में होता है। जब आपको देखोगे तो ये जैसे ये प्लेटें हैं, राइट, ये प्लेटें हैं आपको मिलेंगी। तो ये प्लेटें जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं तो यहाँ पर आपको देखोगे तो ज़्यादा हाई प्रेशर और ज़्यादा आपको टेम्परेचर मिलेगा। जैसी प्लेटें हटती हैं तो यहाँ का जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो एकदम ऊपर के लिए उठता है, ठंडे होने के लिए ऊपर के लिए उठता है। और प्रेशर है वो ज़्यादा प्रेशर होता है, तो वो प्रेशर हमेशा जितना हाई रहेगा, दबाव रहेगा, जैसे वो हटता है तो प्रेशर हमेशा फेंकने का प्रयास करता है, दूर होने का प्रयास करता है, राइट। तो यहाँ पर आपको दरारी नुमा एक बड़ी सी आकृति बन जाएगी इस प्रकार से, दरारी नुमा, ठीक है। तो ये जो दरार है, राइट, अब ये दरार है तो यहाँ पर इस प्रकार का आपको प्लेटू बन जाता है, ठीक है, यहाँ पर आपको प्लेटू बन जाता है। तो दरारी उद्भेदन के आधार पर ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन के आधार पर भी काफ़ी ऐसे विद्वान हैं जो मानते हैं कि ये जो दक्कन का जो पठार है या दक्कन का जो प्लेटू है, राइट, वो दरारी उद्भेदन हुआ है, उसमें ज्वालामुखी दरारी उद्भेदन हुआ है, इसकी वजह से वो उसका निर्माण हुआ है, राइट। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। लेकिन कंडीशन ये आती है कि देखो दरारी उद्भेदन, एक तो प्लेटों एक दूसरे से दूर होने पर भी दरारी उद्भेदन हो जाता है, और पास होने पे भी कभी कभी दरारी उद्भेदन कंडीशन मिलती है, और रेयरी कंडीशन हो सकती है। वैसे ये कंडीशन एक नाम मात्र की नगन ही समझ सकते हो। ओके, आप एक चीज माइंड में सेट कर लो कि जैसे दरारी नुमा उद्भेदन हुआ, ठीक है। अब दरारी नुमा उद्भेदन जैसे होता है तो आप जानते हो कि ये जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी में आप देखोगे यहाँ से उद्भेदन होता है तो कभी सीधा सीधा आपको देखोगे यहाँ पर कोई चट्टान नहीं मिलती है। ओके, यहाँ पर कभी कोई चट्टान नहीं मिलेगी, तो ये आपको सीधा ऊपर जाएगा और इस प्रकार से परतदार जम जाएगा, राइट, परतदार ये जम जाएगा। अब क्या होता है कि इस पर निरंतर बाह्य कारक लगते रहते हैं, बाह्य कारक लगते रहते हैं, तो ये निरंतर इस पर क्या है कि काट काट के ऊपर की लेयर काटते गए, कटती गई, देखो ऊपर की लेयर कटती गई, तो फिर नीचे का जो हिस्सा है, बेसाल्ट का जो हिस्सा है नीचे वाला, वो इस प्रकार से ऊपर उभर आएगा, तो इसे बोलते हैं एक क्या, प्लेटू, राइट। तो इस प्रकार से ये जो भी विद्वान हैं इस प्रकार से ये थ्योरी देते हैं कि जो दक्कन का पठार बना है वो पठार जो है ज्वालामुखी दरारी नुमा उद्भेदन हुआ, और ऊपर उद्भेदन, ऊपर तक इसका जो लावा है ऊपर तक आया। और वो लावा जो था आपको पता होना चाहिए, दो प्रकार से लावा होता है, एक बेसाल्ट युक्त होता है और एक सिलिकॉन युक्त होता है, सॉरी, एक होता है आपका आयरन युक्त होता है, एक होता है सिलिकॉन युक्त। तो सिलिकॉन वाला हमेशा दिमाग में सेट करना, वो ऊंची गुंबदाकार जमता है, ओके, वो ऊंचा गुंबदाकार जम जाता है। लेकिन जबकि बेसाल्ट वाला होता है उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, आयरन की मात्रा ज़्यादा, और वो पतला होता है तो वो फैल जाता है, राइट, पतला होता है वो फैल जाता है, और वो आप देखोगे बहुत जल्दी धीरे धीरे ठंडा होता है, बहुत जल्दी ठंडा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो जैसे वो ठंडा होता जाता है वो काफ़ी कठोर हो जाता है, राइट, वो काफ़ी कठोर हो जाता है। तो माइंड में एक चीज़ सेट करना कि वो काफ़ी कठोर हो जाता है, इसलिए ये जो पठार आपको मिलेगा यहाँ पर इस प्रकार से, तो ये कैसा है, ये आपका दरारी नुमा है और ये बेसाल्ट है, बेसाल्ट से बना है, ठीक है, ये बेसाल्ट से बना है। ये हम नहीं कहते हैं ना, ये विद्वान कहते हैं, जो भूगोल वेत्ता हैं या भूगोल शास्त्री हैं उनके द्वारा ये कथन है या ये स्टेटमेंट है कि जो नीचे से
आयरन युक्त जो लावा निकला है या मैग्मा निकला है वो ऊपर जो है परत पे जम गया है, ऊपर परत पे आ गया है। तो अब वही परत पर क्या हुआ, नदियां द्वारा, राइट, साथ ही साथ नदियों के कटाव से, पहली कंडीशन। दूसरी है वायु, तो नदियां हैं, वायु है या वर्षा है, राइट, ठीक है। तो इनके बाह्य कारकों की वजह से, जो बाह्य कारक हैं यानी बाहरी ओर से लगने वाले बल हैं, उनकी वजह से यही प्लेटों की ऊपर की जो परत है, ऊपर की जो परत है वो निरंतर कटती गई और ये ऊपर इस प्रकार से प्लेटू निकल के बाहर आ गया, राइट, इस प्रकार से प्लेटू बाहर आ गया। तो ये कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं, ऐसा मानते हैं। तो अब बात ये आती है कि ये निकल के तो बाहर आ गया, ये तो विद्वानों ने बोल दिया, राइट। देखो एक चीज माइंड में और सेट कर लो कि यहाँ से कोई अगर लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, राइट, तो वो अगर वो यहाँ जमता है तो वो एक ग्रेनाइट के फॉर्म में जम जाएगा, राइट, ग्रेनाइट के फॉर्म में जम जाएगा। वैसे अगर आप देखोगे दरारी उद्भेदन जो है, दरारी उद्भेदन जो है वो एक्चुअली में यहाँ से आपको नहीं देखने को मिलता है। दरारी उद्भेदन हमेशा आपको यहाँ से मिलेगा, ऊपर साइड से। तो दरारी उद्भेदन यहाँ से होता है, ठीक। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो, ओके। और आप देखोगे गुंबदाकार, आप देखोगे कि जमीन कभी भी यहाँ क्रूड से अगर कोई भी मटेरियल ऊपर जाता है, राइट, ऊपर मटेरियल जाता है तो कभी इतनी जमीन को नहीं फाड़ पाएगा, कभी भी इतनी जमीन को नहीं फाड़ पाएगा कि वो 5,000 4,000 किलोमीटर ऊपर फाड़ के निकल जाए, ऐसा इम्पॉसिबल है। जहाँ तक समझते हो ना, तो इतनी ऊपर नहीं जाएगा ना। तो एक चीज़ माइंड में सेट करो कि आपको पृथ्वी में दो जगह आपको संबंध क्षेत्र मिलेगा, देखने को मिलेगा। एक तो आपका जो आउटर वाला आपको मिल जाएगा संबंध क्षेत्र, एक क्रूड का आउटर वाला आपको संबंध क्षेत्र मिलेगा, यानी प्लाज्मा अवस्था में मिल जाएगा। तो ऊपर वाला जो है, राइट, ऊपर वाला जो क्षेत्र है वहां पर आपको मैंने डिटेल से समझाया है, वहां पीछे समझ सकते हो, ओके। ऊपर वाला जो क्षेत्र है वहां पे भी आप देखो प्लेटें हैं, राइट, वही प्लेटें जब आपसे दूर जाती हैं, वही प्लेटें जब आपसे दूर जाती हैं तो वही प्लेटों की वजह से ही, क्योंकि प्लेटें यहाँ तो पाई नहीं जाती, यहाँ तो प्लेटें मिलेंगी नहीं, प्लेटें एक्चुअली में यहाँ मिलेंगी ऊपर वाले क्षेत्र में, यहाँ प्लेटें मिलेंगी, ओके, ऊपर। तो यहीं पर दरार नुमा ये निकले हैं, दरार नुमा एकदम जैसे ही प्लेटें एक दूसरे अलग हुई, दरार हुई तो ये ऊपर आ गया है, राइट, ऊपर आ गया है। तो ये बेसाल्ट है, राइट, बेसाल्ट है। तो बेसाल्ट आप माइंड में सेट कर लो, बेसाल्ट दो जगह जमता है, एक तो मध्यवर्ती क्षेत्र में जमता है, मध्यवर्ती क्षेत्र में जमता है, और एक जमता है पृथ्वी की सतह पर। तो पृथ्वी की सतह पर जमता है। तो पृथ्वी की सतह कौन है, ये है। तो ऐसा मानते हैं विद्वान की पृथ्वी पर ये सतह है, तो सतह पर जो बेसाल्ट आ गया है, बेसाल्ट आ गया है और उसमें बाह्य कारक हुए हैं, तो इसकी वजह से, सुनना, इसकी वजह से भी आप देखोगे तो ये, वैसे भी आप देखोगे बाह्य कारक आप अगर इन्हें हटा भी दोगे तो ऊपर बेसाल्ट वाला जो क्षेत्र है, राइट, बेसाल्ट का जो क्षेत्र है वो ऊपर प्लेटू नुमा बन गया है, ओके, प्लेटू नुमा बन गया है। तो आप ऐसे कह सकते हो। तो इस प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर ये दरारी नुमा जो उद्भेदन हुआ है ज्वालामुखी का, इससे इसका निर्माण हुआ, ऐसा मानते हैं। अब बात है कि इसकी आलोचना, अगर आप इसकी आलोचना करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो आलोचना में आप ये कह सकते हो, आलोचना में आप बोल सकते हो कि कह सकते हो कि जहां से भी दरारी नुमा उद्भेदन हुआ है, दरारी नुमा उद्भेदन हुआ है, वहां पर किसी प्रकार की कोई भ्रंश घाटी आपको देखने को नहीं मिलती है, ओके। मान लो कि जहां से भी दरारी नुमा अगर उद्भेदन होगा, राइट, तो नीचे नीचे जहां प्लेटें हैं वहां पर आपको कहीं ना कहीं भ्रंश घाटी तो देखने को मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की भ्रंश घाटी नहीं मिली है, राइट, किसी भी प्रकार की यहाँ पर भ्रंश घाटी नहीं मिली है। ना ही इसे शांत ज्वालामुखी कह सकते हैं, राइट, ना ही इसे शांत ज्वालामुखी कह सकते हैं। तो इसकी आलोचना आप कर सकते हो कि पृथ्वी के नीचे जहाँ पर ये क्या हुआ है, दरारी नुमा उद्भेदन हुआ, पृथ्वी के नीचे हुए दरारी नुमा उद्भेदन, हुए दरारी नुमा उद्भेदन पर, उद्भेदन में किसी भी प्रकार की कोई भ्रंश घाटी प्राप्त नहीं हुई है, राइट, किसी प्रकार की भ्रंश घाटी प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए इसकी आलोचना हम इस सिद्धांत के आधार पर कर सकते हैं कि यह विद्वानों द्वारा मत है कि ये जो बेसाल्ट का ऊपर प्लेटू बना है,
ये वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर इस निष्कर्ष पर कहा जा सकता है कि ऊपर ये जरूर ऊपर ये बेसाल्ट से बना है, लेकिन इस पर किसी प्रकार की भ्रंश काटी देखने को नहीं मिलती है। इसलिए यह जो निष्कर्ष है ये पूर्ण रूप से औचित्य नहीं है। इसी पॉसिबिलिटी संभावना के रूप में इसको हम एक उसमें डाल सकते हैं कि ये एक पेंडिंग के रूप में है। मतलब ये पूर्ण रूप से है नहीं ना कि ऐसा तो है नहीं कि ये अब कह सकते हैं कि ये जो बना है ये कंप्लीट जो है, इसमें किसी प्रकार की आलोचना नहीं है, भ्रंश घाटी भी है, ऐसा तो है नहीं। तो हम इसको आलोचनात्मक कह सकते हैं। इस प्रकार से निष्कर्ष में हम स्टेटमेंट यानी कि कंक्लूजन दे सकते हैं। ओके, तो ये आलोचना इसकी कर सकते हो। दूसरी आलोचना अगर आप देखोगे तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये शांत ज्वालामुखी नहीं है। राइट, ये शांत ज्वालामुखी नहीं है, ये शांत ज्वालामुखी भी नहीं है, क्योंकि नीचे से आप देखोगे शांत ज्वालामुखी किसी प्रकार का कोई भी आपको कोई बलन या भ्रंश आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ना इसे शांत ज्वालामुखी कह सकते हैं, ना ये पृथ्वी के नीचे किसी प्रकार का दरारी उद्भेदन में कोई भ्रंश घाटी नहीं देखने को मिलती है। तो इस वजह से ये जो रिजल्ट है ये पूर्ण रूप से औचित्यपूर्ण नहीं है, या हम कह सकते हैं पूर्ण इसकी विवेचना नहीं की जा सकती है कि ये कथन जो है सत्य है। राइट, इस प्रकार से आप बोल सकते हो। लिखना है तो आंसर राइटिंग बहुत बेहतरीन बन जाएगी। चलिए, तो ये इसकी आलोचना आप कर सकते हो। दूसरी अगर आप देखोगे तो कुछ विद्वान इस प्रकार से मानते हैं ना, तो आप ऐसे कह सकते हो कुछ विद्वानों का मत है कि पृथ्वी की में उपस्थित जो भारत का जो दक्षिणी पठार है उसका निर्माण है दरारी उद्भेदन के अनुरूप हुआ है। ये कुछ कैसे कहते हैं, ये कुछ विद्वान मानते हैं, इस प्रकार से कह सकते हैं। राइट, इस प्रकार से कह सकते हैं जो बेसाल्ट द्वारा ज्वालामुखी की बेसाल्ट से लोहे युक्त मटेरियल से बना हुआ है। राइट, तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो। जब लिखोगे तो तब लिखने में आंसर राइटिंग बढ़िया बन जाती है, उससे समझ में आ जाएगा। चलिए, अब बात ये आती है कि पहली तो कंडीशन ये हो गई, सॉर्ट आउट हो गई कि किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ। तो ये कुछ विद्वान मानते हैं, सारे विद्वान नहीं मानते हैं, कुछ विद्वान मानते हैं। लेकिन कुछ विद्वान दूसरी भी एक थ्योरी देते हैं, उसके विषय में थोड़ा समझ लो। तो दूसरी थ्योरी क्या देते हैं, चलो देखो दूसरी जो थ्योरी है उसके विषय में थोड़ा डिटेल से समझ लो। उत्पत्ति के आधार पर पहली कंडीशन सॉर्ट आउट है। ओके, अब दूसरी थ्योरी जो कुछ विद्वान मानते हैं उसको थोड़ा समझ लो। दूसरी आती है आपकी ज्वालामुखी के आंतरिक उद्भेदन के आधार पर। ज्वालामुखी के आंतरिक उद्भेदन के आधार पर। तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये बना तो बेसाल्ट से ही है। राइट, बना तो बेसाल्ट से है, ये तो श्योर है। लेकिन उद्भेदन के आधार पर दो प्रकार के उद्भेदन होते हैं, एक तो दरारीनुमा उद्भेदन होता है, एक आपको छिद्रनुमा उद्भेदन होता है। राइट, तो छिद्रनुमा उद्भेदन आप देखोगे तो वो भी दो टाइप का होता है। एक तो आपको मिल जाएगा जो आपको आउटर वाला एक आपको संबंध क्षेत्र मिलेगा, वहां से भी छिद्रनुमा उद्भेदन होता है। और एक आपको पृथ्वी का जो आंतरिक हिस्सा है, पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा है एक प्लाज्मा से बना हुआ है, वहां से भी आपको दरारीनुमा उद्भेदन देखने को मिलते हैं। दो प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो आप एक चीज माइंड में सेट करो कि जैसे ये पृथ्वी है, ये आपको पृथ्वी है। अब पृथ्वी का आपको हिस्सा मिलेगा ये वाला, तो यहाँ से आप देखोगे तो इस प्रकार से जैसे उद्भेदन हुआ आंतरिक वाले में, जैसे उद्भेदन होता है तो यहाँ पर जो परत जमेगी वो जमेगी आपकी ग्रेनाइट की। राइट, यहाँ ग्रेनाइट के। इसके बाद ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बेसाल्ट के बड़े बड़े आपको क्या है चट्टानें देखने को मिलेंगी। ओके, वो बड़ी बड़ी बेसाल्ट की चट्टानें देखने को मिल जाएंगी। वो एक्चुअली में आप देखोगे तो तीसरी यहाँ पर देखोगे तो ऊपर आती है। अब मान लो कि यहाँ पर बड़ी सी चट्टान कोई फंस गई, बड़ी सी कोई चट्टान आपको यहाँ पर फंस गई है,
तो अब ये वाला जो लावा, ये जो मैग्मा है, ये इस चट्टान को काट नहीं पाया, तो वहीं की वहीं उसको स्पेस मिला तो वो जम गया। अब वहीं स्पेस मिला तो जम गया, तो अलग अलग आकृतियों के नाम से जाना जाता है। तो हमने आपको बताया था बैथोलिथ है, लोपोलिथ है, लोकोलिथ है। जी इस प्रकार की जो बेसाल्टिक चट्टानें हैं, ये मध्यवर्ती चट्टानें मानी जाती हैं। तो इनसे इनका निर्माण हुआ है, यानी कि ज्वालामुखी का आंतरिक उद्भेदन। और आंतरिक उद्भेदन आप देखोगे, जो एक प्रकार से देखा जाए तो ये छिद्रनुमा आप कह सकते हो, क्योंकि इसमें दरारनुमा तो है नहीं, क्योंकि ऊपर तक तो ये गया नहीं, नीचे ही रह गया, क्योंकि ऊपर एक बड़ी कोई चट्टान फंस गई। ऊपर एक बड़ी कोई चट्टान फंस गई, तो चट्टान बड़ी होने की वजह से आंतरिक उद्भेदन जो था वो इसे ऊपर काट नहीं पाया। अब वो काट नहीं पाया तो वो वहीं की वहीं जम गया, राइट, वहीं को वहीं जम गया। तो जितना उसे स्पेस मिला उसने अपना वहीं घिराव कर लिया, राइट, उतनी पात्र में वो शामिल वहीं पर इकट्ठा हो गया, और वो धीरे धीरे लंबे समय में क्या हुआ, वो ठंडा हो पाया। क्योंकि आंतरिक जो हिस्सा में जो उद्भेदन होगा उस पर आपको देखा जाए तो तापमान दाब अधिक रहता है, तो लंबे समय में ठंडा हो पाता है। जबकि ऊपर वाला हिस्सा जो है उसमें वायु का प्रभाव रहता है, वेग रहता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। तो धीरे धीरे ठंडी होती है, तो वो एक कठोर चट्टानें बन जाती हैं, राइट। तो कठोर चट्टानें बन जाती हैं। तो ये तो आप क्लियर कर सकते हो कि बेसाल्ट की जो बेसाल्ट से युक्त जो चट्टानें हैं वो कठोर हैं, कठोरीकरण है, काफ़ी स्ट्रांग है। ओके, वो बहुत स्ट्रांग है, काफ़ी स्ट्रांग है। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि ये यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको मैंने एक बताया था गुंबदाकार जो बैथोलिथ चट्टान है, आपको मैंने गुंबदाकार बैथोलिथ चट्टान पढ़ाए थे। तो उसे आपने समझा था इस प्रकार की जो बैथोलिथ चट्टान थी, इस प्रकार से, राइट। तो ये जम जाता है, इसको ये स्पेस मिला इतना, ये स्पेस आप उसे जितना मिला तो ही स्पेस में वो जम गया। तो ये एक सबसे बड़ी, ये बेसाल्ट की सबसे गुंबदाकार चट्टान मानी जाती है, और ये बेसाल्ट की है, राइट, ये बेसाल्ट की है, मध्यवर्ती क्षेत्र में जमती है। ओके, अब बात ये आती कि जब अब इसका ऊपर का जो हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा है तो वो ये है, राइट, अब ये है। तो अब बात ये आती है कि ये तो विद्वान मानते हैं कि ये बैथोलिथ, विद्वान ये मानते हैं कि बैथोलिथ जो चट्टान है बेसाल्ट की, जो बेसाल्ट की बैथोलिथ चट्टान है, इसके निष्कर्षण या इसका कटाव होने के बराबर, यानी कटाव होने के आधार पर निरंतर इसका कटाव होता गया, निरंतर इसमें फलन होते गए, कटाव होता गया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि यही गुंबदाकार जो आपको बैथोलिथ मिलेगा, यही ऊपर प्लेटू नुमा आकृति इसमें ढल गई। इस प्रकार से आप बोल सकते हो। इस प्रकार से विद्वान मानते हैं, हम नहीं मानते, सब विद्वान बताते हैं कि नीचे तय जो बेसाल्ट युक्त जो बैथोलिथ की एक चट्टान थी, वही चट्टान ऊपर आ गई है। तो अब वो आने के कारण उन्होंने ये बताया है कि ऊपर आने के कारण इसमें बाह्य कारक हैं, बाहरी कारक हैं, और कुछ आपको मिल जाएंगे आंतरिक कारक। तो बाह्य कारक में आप देखोगे कि ऊपर से नदियां हैं, तो नदियां निरंतर बोलते हैं वो कि नदियां निरंतर इसको काटती गई, ऊपर से काटती गई, राइट। तो इस वजह से ये जो हिस्सा है इस प्रकार से कट गया, तो ये निकल के बाहर आ गया, राइट। नदियों को इन्होंने जिम्मेदार ठहराया। दूसरा इन्होंने ठहराया जल को, यानी कि वर्षा को भी ठहराया, ठीक, वर्षा की कटाव के आधार पर। तीसरा है वायु। ओके, तो ये इन्होंने जिम्मेदार कारक ठहराई, और आंतरिक कारक में उन्होंने ठहराया कि पृथ्वी में निरंतर क्या होता रहता है, उथल पुथल होती है, अंदर से पृथ्वी घूमती है, अंदर से उथल पुथल होती है, तो नीचे में और उद्भेदन होगा, राइट, नीचे में और आंतरिक उद्भेदन होगा। तो ऊपर वाला जो पहले का उद्भेदन है, ऊपर का जो पहले का उद्भेदन, यहाँ से फिर उद्भेदन हुआ, तो ये वाला हिस्सा है ऊपर उठ गया और ऊपर उठ गया, तो इस प्रकार से ये निकल आया। तो ये आंतरिक उद्भेदन मानते हैं कि आंतरिक उद्भेदन में वो मानते हैं ज्वालामुखी उद्भेदन। तो ज्वालामुखी उद्भेदन वो मानते हैं। दूसरा वो यही मानते हैं कि पृथ्वी का निरंतर इसमें घूर्णन होता रहता है, तो इस वजह से इनमें चुंबकीय प्रभाव ज़्यादा आसपास रहता है, इसकी वजह से ये प्लेटें जो अंदर हैं तो इनमें सम्मान देखने को मिलेगा। तो यही प्लेटन में जब पुनर्घर्षण होगा या इनमें आपस में किसी प्रकार का टकराव होगा, तो ऐसी अवस्था में जो ऊपर जो बैथोलिथ जमा है तो ये और ऊपर आ जाएगा, राइट, और ऊपर आ जाएगा। तो फिर ये इसकी ऊपर की जो लेयर है वो बाहरी कारक के प्रभाव की वजह से कट कट के अलग हो जाएगी, तो यही प्लेटू बन जाएगा। तो ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं। तो आप इसकी भी आलोचना कर सकते हो। इनकी आलोचना आप ऐसे कर सकते हो कि नदियां जो होती हैं,
नदियां जो होती हैं वो हमेशा देखना एक क्षेत्र विशेष को काटती हैं, राइट, ऐसे प्रकार से काटती हैं। और हमेशा याद रखना ये पुरानी नदियां हैं, ये पुरानी नदियां हैं, राइट। इन अनुवर्ती बोलते जरूर हैं, लेकिन उनकी तुलना में ये पुरानी है, उनकी तुलना में ये नदियां पुरानी हैं। तो आप इस प्रकार से कहना कि ये नदियां, आपको देखा हुआ आपने, ये नदियां पुरानी हैं, राइट। और पुरानी नदियां हमेशा आपने देखा हो कैसे चलती हैं, बहुत ही गहराई में होती हैं, ओके, बहुत ही गहराई में होती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि संपूर्ण जितना भी प्रायद्वीपीय जो पठार है, तो सभी पे तो नदियां हैं नहीं, सभी तो नदियां हैं नहीं, नदियां तो कहीं कहीं हैं, राइट, कहीं कहीं नदियां हैं। और और आप एक चीज माइंड में सेट कर लो कि ये नदियां जो हैं, ये नदियां जो हैं अनुवर्ती नदियां मानी जाती हैं। अनुवर्ती नदियों का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो प्लेटू था, यहाँ पर जो प्लेटू था, इससे पहले की ये नदियां हैं, ये बाद की नदियां नहीं है, ये पहले की नदियां मानते हैं, अनुवर्ती हैं, राइट। रुको रुको रुको, सॉरी, हाँ, अनुवर्ती हैं, तो यानी कि ये बाद की नदियां हैं, ओके, ये बाद की नदियां मानते हैं कि ये नदियां जो हैं प्लेटू के बाद आई, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि बाद में नदियां जरूर आई हैं, लेकिन इन नदियों ने कहाँ तक काटा होगा कि ये प्लेटू है एक आकृति नुमा बन गया। तो काटा होता तो एक सभी सपाट ऐसा क्यों निकल गया, क्योंकि नदियां हर क्षेत्र में तो चलती नहीं है, कहीं इधर चलती हैं, यहाँ चलती हैं, यहाँ चलती हैं, इससे चल रही हैं, ठीक है। मान लो इधर से नदियां जो जा रही हैं, जो पश्चिमी घाट से पूर्व घाट की ओर बहती हैं, उसमें चाहे आप गोदावरी ले लो, कृष्णा ले लो, कावेरी ले लो, तुंगभद्रा ले लो, बैगई ले लो, ये जितनी भी नदियां हैं, राइट, जितनी भी ये नदियां हैं, ये नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, राइट, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। तो ये नदियां जो हैं पूरे पठार पे तो है नहीं, पूरे पठार पे तो है नहीं, तो ये नदियां किस प्रकार से ये आकृति निकल के आ जाएगी, ये एक मुख्य है। इसमें एक आलोचनात्मक आप कथन दे सकते हो, आलोचनात्मक निष्कर्ष निकाल सकते हो, इस प्रकार से ये चीजें बोल सकते हो आप, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे कि कि नदियों द्वारा ये किस प्रकार से कट सकता है, और कटेगा तो छिन्न भिन्न होगा, राइट, छिन्न भिन्न होगा, छिन्न भिन्न खंडित होगा, सपाट रूप में कभी भी ये दिखाई नहीं देगा, ओके। तो आप ये नदियों से आलोचना कर सकते हो। चलिए, अगर आप देखोगे कि इसकी अगर आप और आलोचना करना चाहो, अगर आप और आलोचना करना चाहो कि जो बाहरी कारक होते हैं, बाहरी कारक होते हैं, तो ये कारकों में इतना दम नहीं होता है कि निरंतर इतने नीचे बैथोलित फॉर्म में जमा पठार ये ऊपर आ जाएगा। अगर ऊपर आ भी जाएगा, सुनना, ऊपर आ भी जाएगा तो ये 200-250 मीटर ऊपर कैसे निकल आया, ऊपर कैसे निकल आएगा, राइट। अगर कोई चीज ऊपर से कट रही है, ऊपर से कट रही है, तो वो गड्ढे में होनी चाहिए ना, नीचे होनी चाहिए इस प्रकार से, क्योंकि आप जानते हो कि ये प्याले नुमा आकृति बनती है, ठीक, ये प्याले नुमा आकृति बनती है, तो ये प्याले नुमा इस प्रकार से बननी चाहिए, इस प्रकार से बननी चाहिए ना। तो ये तो इस प्रकार से बन नहीं रही, ये तो एक्चुअली इस प्रकार से बन रही है। तो आप एक माइंड सेट कर लो, अगर कोई चीज बाहरी कारक है, इसे काटते हैं तो ये ऊपर थोड़ी ना चमक आ जाएगी, ये तो इस प्रकार से कट जाएगी, सपाट होती जाएगी, सपाट। तो ये ऊपर का जो प्लेटू है, बीच का मुख्य प्लेटू है, ये ऊपर उभार कैसे आ गया, तो ये आप आलोचना में डाल सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ आलोचना हैं, और ये मुख्य आलोचनाएं हैं, आप इनको कंक्लूजन में दे सकते हो, समझा सकते हो, राइट। चलिए, तो ये कुछ इसकी आलोचनाएं थी, और आप निष्कर्ष में इस प्रकार से लग सकते हो कि विभिन्न मतों के परिणाम स्वरूप यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये प्लेटू है, ये बेसाल्टिक चट्टानों से मिलकर बना है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि ये ज्वालामुखी उद्भेदन से ये हुआ है कि ये आंतरिक उद्भेदन से हुआ है, आप ये स्पष्ट नहीं कर सकते हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये प्लेटू जो है, इसकी एक संपूर्ण विवेचना हम कंप्लीट श्योर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि ये जो प्लेटू है, ये बेसाल्टिक चट्टानों से मिलकर बना है, जो ज्वालामुखी के उद्भेदन के आधार पर हुआ है। लेकिन ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि ये ज्वालामुखी उद्भेदन दरारी था कि आंतरिक था, ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। इससे संबंधित अभी तक कोई स्पष्ट प्रमाण आपको नहीं मिले हैं, तो आप इस प्रकार से इसकी आलोचना कर सकते हो, राइट। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको दक्कन का प्लेटू इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा, जिससे ठीक है। चलिए,
तो इस प्रकार से इसकी उत्पत्ति के आधार पे समझ ही लिया है। तो ये दक्कन का प्लेटू है और ये काला है, काफ़ी बड़ा प्लेटू है, और ये सतपुड़ा पर्वत इसको अलग करता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। चलो, तो ये पश्चिम बंगाल का भी प्लेटू इसी में सम्मिलित हो जाता है, इधर गुजरात में से लगा लगा आ जाता है, इसमें सम्मिलित हो जाता है। तो काफ़ी बड़ा प्लेटू है। लेकिन एक माइंड में सेट आप एक चीज़ याद कर लो कि चलो, तो इन पर प्लेटू जो है ये पठार है, इनमें हमने आपको बता ही दिया है, इनमें सोना चांदी मिल जाता है। इसमें तेलंगाना वाले पठार में आप देखोगे तो हीरा मिल जाएगा, चूना पत्थर में भी मिल जाएगा, संगमरमर भी मिल जाएगा, ग्रेफाइट भी मिल जाएगा, इधर कोयला मिल जाएगा आपको, काफ़ी प्रमाणिक कोयले हैं आपको इधर मिल जाएंगे, राइट। इधर मालवा वाले पठार में भी आपको कोयला मिल जाता है, लेकिन बहुत कम, ये इधर खनन ज़्यादा होता ही नहीं है। ओके, इधर वाले क्षेत्र में होता है, इधर होता है, यहाँ भी होता है, ठीक है। चलो, तो इतना तो आपको समझ आना चाहिए। इसके बाद आप देखोगे कि ये तो उत्पत्ति के आधार पर समझ लिया। अब इसको थोड़ा प्रादेशिक आधार पर, तो आप जानते ही हो कि अलग अलग इसके छोटे छोटे नाम और भी पठार हैं, उनके पठार के अलग अलग नाम भी इनको दिए जाते हैं, तो वो भी आपको समझ में आ गया। और सभी पठार में क्या विशेषताएं उसमें पाई जाती हैं, कौन कौन से मूल धातु पाए जाते हैं, तो वो भी आपको समझ में आना चाहिए। वो भी मैंने आपको क्लियर कट कर दिया है, राइट। चलो, तो आपको इतना तो पता ही है कि ये किससे बना है, काली मिट्टी से बना है। तो इधर आप देखोगे तो इसमें कौन कौन सी खदानें आपको मिलेंगी। इधर आपको मिल जाएगी, जैसे कि पश्चिम बंगाल में आपको, पश्चिम बंगाल में जो खदान है काफ़ी फेमस है, रानीगंज, राइट। रानीगंज खदान आपको मिल जाएगी। रानीगंज खदान में इसके बाद आप देखोगे पलामू खदान भी इसमें मिल जाएगी, ठीक। पलामू है, हजारीबाग है, झरिया है, बोकारो है, ये खदानें आपको इसमें देखने को मिलती हैं। जैसे झरिया, बोकारो, पलामू, हजारीबाग, ये जितनी भी खदानें हैं ये छोटा नागपुर में पठार में ही मिलती हैं, राइट। जैसे छत्तीसगढ़ में आप देखते हो कि क्योंझर, मयूरगंज हैं, ठीक। सॉरी, उसमें झारखंड में आप देखो, हाँ नहीं नहीं सॉरी, उड़ीसा वाले क्षेत्र में मिलती हैं। उड़ीसा में आपको क्योंझर है, मयूरगंज है, या मयूरभंज जिसे बोलते हैं, वो आपको मिल जाएंगी, राइट। इसके बाद इस क्योंझर मयूरभंज वाले हैं, इसमें आपको क्या मिलेगा, तांबा मिलता है, राइट। तांबा मिल जाएगा और मैंगनीज मिल जाएगा, ठीक। जो इधर उड़ीसा वाले में आता है क्योंझर, मयूरभंज, इसमें आपको क्या मिलेगा, तांबा मिल जाएगा, मैंगनीज मिल जाएगा, ओके। और इसके बाद छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में देखोगे तो यहाँ कोरबा की खदान काफ़ी फेमस है, कोरबा की खदान मिल जाएगी, ठीक है। और आपको मैंने रानीगंज पश्चिम बंगाल में आपको बता ही दिया है। चलो, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। खैर ज़्यादा कोई इसमें खास नहीं था, नॉर्मल था, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और आप इधर देखोगे तो मालवा का पठार ये तो काफ़ी ऊंचा है, और इधर इसमें सबसे ऊंची, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी आपने नाम सुना होगा, सिगार है। तो सिगार मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, तो ये भी माइंड में आपके आना चाहिए। चलो, तो अब अगर आप देखोगे, ये तो आपको समझ आना चाहिए कि ये तो हमारा पूरा दक्कन का पठार है, लेकिन इसके आसपास अगर आप देखोगे ये जो क्षेत्र घेराव आपको देखने को मिलेगा, ये क्यों छोड़ा गया है, तो इसको थोड़ा समझ लो। इसमें दो क्षेत्र आते हैं, एक इस प्रकार से आप इसको समझिए, ठीक। तो आप इस प्रकार से देखिए, चलो सॉरी। तो आपको ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला आपको हिस्सा मिलेगा। तो एक्चुअली में आप देखोगे तो ये वाला जो हिस्सा है, इसमें आपको केवल 4 दर्रे मिलते हैं, ओके। 4 दर्रे मिलते हैं, और ये काफ़ी ऊंचा हिस्सा है। इधर वाला जो हिस्सा है, ये वाला आपको बहुत ही ऊंचा हिस्सा मिल जाएगा, क्योंकि जितने भी आपको इधर की पहाड़ियाँ मिलेंगी, चाहे यहाँ त्र्यंबकेश्वर हो, इधर आपको मिल जाएगी महाबलेश्वर की हो, ब्रह्मगिरी की हो, जितनी भी इधर पहाड़ियाँ आपको मिलेंगी इस क्षेत्र में मिल जाएंगी, ओके।
और इस क्षेत्र में ये काफ़ी उचास भरा है और काफ़ी कठोरीकरण है। कठोरीकरण का मतलब है काफ़ी कठोर पत्थर या कठोर बड़ी बड़ी इसमें आपको चट्टानें मिलेगी, काफ़ी कठोर चट्टानें मिलेंगी। लेकिन इधर का क्षेत्र आपको मिलेगा काफ़ी कटा फटा है, क्योंकि नदियाँ जो हैं वो दक्षिण से, इधर से सुनना, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, यानी कि पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। इसलिए इधर का जो क्षेत्र बहुत कटा पटा है, क्योंकि इधर आप देखोगे तो जितनी भी नदियां हैं इधर निकलती, जैसे गोदावरी इधर ही आती है, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, बैगई आती है, राइट। तो बहुत सारी नदियां हैं इधर ही शायद प्रवाहित होती हैं। तो इन नदियों को हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, तो बात ये आती है कि ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला काफ़ी कटा फटा है, ये वाला क्षेत्र जो है वो काफ़ी कटा पटा है। जबकि ये वाला क्षेत्र आप देखोगे तो ये कटा पटा नहीं है, इतना ये कटा पटा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि नदियाँ जो हैं वो इस साइड जाती हैं, और इस साइड जाने का वजह यही है कि जो पठार की जो ढलान है वो आपको पश्चिम से पूर्व की ओर मिलेगी। थोड़ा पठार की जो ढलान एक समान नहीं है, इधर थोड़ा उचास है और इधर ढालनुमा है। ओके, इधर ढालनुमा है, और ये ढाल होने का रीजन एक ऐसे हो सकता है कि कुछ आंतरिक घटनाएं भी जिम्मेदार हैं, कुछ एक बाह्य कारक भी जिम्मेदार हैं। साथ ही साथ आप देखोगे तो नदियां भी इसमें एक जिम्मेदार कारक मान ली जाती हैं, क्योंकि नदियां हमेशा उस ढलान से चलती हैं, उस ढलान से चलती हैं। उनको थोड़ा भी ढलान अगर लगता है कि इस साइड ढलान है तो उसी ओर वो गमन कर जाती हैं। लेकिन जब निरंतर काटती रहती हैं तो फिर ढलान और बढ़ती जाती है। तो नदियां भी एक जिम्मेदार कारक इसमें मान ली जाती हैं। चलो, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा एक पर्वतीय हिस्सा आपको मिलेगा, और इधर आपको बहुत बहुत ऊंची ऊंची चोटियां मिल जाएंगी। जैसे आपको इधर मिल जाए महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में आपको कालसूबाई मिल जाएगी, और ये पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है, महाराष्ट्र की है, तो ये भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसके बाद आप देखोगे तो और भी आपको इधर चोटियाँ मिलती हैं, ठीक है, और भी आपको चोटियाँ मिल जाती हैं, लेकिन वो इतनी ऊंची नहीं होती। तो कालसूबाई सबसे ऊंची है इधर पश्चिमी घाट की। फिर इधर आप देखोगे तो ये तो आपको नीलगिरी में आपको मिल जाएगी, डोडा बेटा मिल जाएगी। इसके बाद नीचे अगर आप आते हो तो फिर अनाईमुडी में अन्नामलाई में अनाईमुडी मिल जाएगी। ओके, चलो, तो ये माइंड में आपको सेट होने चाहिए। तो ये जो हिस्सा हमने आपको प्रदर्शित किया है या जो दिखाया है, ये हिस्सा केवल आप देखोगे किससे निर्मित है, तो ये आपको पर्वतीय हिस्सा माना जाता है, क्योंकि ये पर्वतीय इधर बहुत ही कठोरी पर्वतों से बना है। और आपको देखने को मिलेगा इधर जो चट्टानें हैं आर्कीय या आग्नेय चट्टानें हैं। ओके, ये जो चट्टानें हैं आग्नेय हैं, और आग्नेय में कौन सी मिल जाएंगी आपको, वो मिल जाएंगी बेसाल्ट की। तो बेसाल्ट बहुत ही मजबूत होता है, लोहे की मात्रा होती है, वो बहुत ही कठोर होता है, तो उन्हें काटने में बहुत मुश्किल पड़ता है। ओके, उधर काटने में बहुत मुश्किल पड़ता है, इसलिए नदियों का थोड़ा भी अगर इधर इधर ढलान है इसका ना, तो वो इधर नदियां प्रवाहित होने लगती हैं, तो इस हिस्से को बहुत कम काट पाती हैं। तो इधर प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं वो 3 या 4 हैं, जिसमें आपने देखा हो कोई नर्मदा है, तो नर्मदा इस हिस्से को काटती नहीं है, नर्मदा नहीं काटती। नर्मदा आप देखोगे विंध्याचल और सतपुड़ा जो पर्वत की एक नीचे से खंड से निकलती है, इस प्रकार से, ठीक, मध्य प्रदेश की जो निकलती है नर्मदा, ठीक है, नर्मदा जैसी मध्य प्रदेश से आती है। तो ये यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत है, इसके बीच में आपको एक घाटी मिलती है, ठीक, उस घाटी से ये निकलती है, राइट। लेकिन ये काटती नहीं है। ओके, ये काटती नहीं, घाटी से निकलती है, इस प्रकार से कर सकते हो। साथ ही साथ ताप्ती भी निकलती है। ताप्ती के बाद गोवा में आ जाओ, मांडवी है, माही भी है। ये 3-4 नदियाँ जो हैं, ठीक है, ऊपर आप देखोगे तो साबरमती भी है, लेकिन उसको हम शामिल नहीं करते हैं। तो इधर वाली जो नदियाँ हैं, ओके, इधर की नदियाँ हैं वो किधर प्रवाहित होती हैं, वो होती हैं पश्चिम की ओर। तो ये नदियाँ जो हैं, ये नदियाँ जो हैं वो एक्चुअली में देखा जाए तो किसी न किसी दर्रे से गुजर रही हैं। ये किसी भाग को काटती नहीं है, ये किसी न किसी दर्रे से गुजर रही हैं। तो इधर वाली जो नदियाँ इस साइड प्रवाहित हुई हैं तो बहुत कम दर्रे मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं, केवल 4 दर्रे हैं। उनके विषय में हम डिटेल से समझेंगे। ओके, डिटेल से समझेंगे, लेकिन बस यही माइंड में आप सेट कर लीजिए कि इधर वाला जो क्षेत्र बहुत कटा पटा बहुत कम मिलेगा, और जहाँ से भी थोड़ा कटा है वहाँ से नदियाँ जो हैं वो आपको पश्चिम की ओर प्रभावित होती मिलेंगी, जिसमें हमने आपको बता दिया नर्मदा ऊपर मिल जाएगी। इसके बाद ताप्ती भी उसी घाटी से निकलती है, नर्मदा ताप्ती तो एक साथ निकलती हैं। इसके बाद नीचे आओगे तो इधर मांडवी है, माही है, ये नदियाँ कुछ हैं, इनके विषय में माइंड में आपको सेट होना चाहिए। अब बात ये आती है कि ये वाला जो क्षेत्र काफ़ी उचास भरा है, राइट, काफ़ी उचास भरा है और कठोरी भी है। तो अब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी। तो त्र्यंबकेश्वर
महाराष्ट्र में है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी आपको मिलेगी। तो त्र्यंबकेश्वर जो पहाड़ी है, ओके, ये जो पहाड़ी है यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, वो निकलेगी गोदावरी। और गोदावरी है ये आपको आंध्र प्रदेश से जाती हुई इस प्रकार से प्रवाहित होती है। इसके बाद नीचे अगर आप आओगे यहाँ पर इधर वाले हिस्से में, तो यहाँ पर आपको मिलेगी महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर आप देखोगे यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, वो निकलती है कृष्णा। तो महाबलेश्वर से कृष्णा निकलती है। इसके नीचे आओगे इधर में, तो यहाँ से जो केरल वाला हिस्सा है इधर आपको मिल जाएगी नीचे, सॉरी इधर वाले हिस्से में यहाँ आपको मिलेगी ब्रह्मगिरी। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, इस पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, तो ये निकलती है आपकी कावेरी। ठीक है, कावेरी निकलती है। आप ये माइंड में सेट कर सकते हो। तो नदियों का क्रम आपको पता होना चाहिए। फिर नीचे आओगे और नीचे तो यहाँ आपको बैगई नदी निकलती है, बैगई है, बैगई नदी आपको निकलती दिखाई देगी। तो ये नदियाँ आप देखोगे यहीं से निकलती हैं। ठीक है, ये नदियाँ जो हैं यहीं से निकलती हैं और ये नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। सभी की सभी ये नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। माइंड में ये दिमाग में हमेशा क्लिक कर लेना कि जितनी भी पश्चिम में नदियाँ हैं, जितनी भी पश्चिम से नदियाँ हैं, वो सभी नदियाँ पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती हैं। कुछ नदियाँ जो हैं वो पश्चिम की ओर भी प्रवाहित होती हैं और अधिकतम जो नदियाँ हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर ही प्रवाहित होती हैं, लेकिन कुछ नदियाँ हैं वो पश्चिम से पश्चिम की ओर ही जाती हैं। ओके, चलिए। लेकिन इधर की नदी कोई भी इधर नहीं जाती है, इधर की नदी कोई भी इधर नहीं है, बस यहाँ की नदियाँ हैं वो इधर से इधर निकल जाती हैं, लेकिन यहाँ की नदियाँ अधिकतम इधर साइड प्रवाहित होती हैं। ओके, ये माइंड में आपको क्लिक होना चाहिए। अब बात ये आती है कि इसमें कुछ दर्रे भी आपको देखने को मिलते हैं। ओके, कुछ दर्रे भी मिलते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इधर वाला जो भाग है, ये वाला जो हमने आपको स्पेस में छोड़ रखा है, ये तटीय मैदान है। ये कैसा मैदान है, ये आपको मिलेगा तटीय मैदान। और तटीय मैदान जो होते हैं इधर वाले क्षेत्र में, तटीय मैदान में आपको शहर मिल जाते हैं। अब शहर मिल जाते हैं, अब यहाँ शहर है। अब शहर इधर वाले क्षेत्र को इधर कैसे जाना है, इधर कैसे जाना है, तो इसके लिए दर्रे हैं, राइट, इसके लिए दर्रे हैं। तो एक माइंड में सेट कर लो कि ये वाला जो क्षेत्र आपको मिलेगा ये काफ़ी ऊंचा है। अब ये वाला जो है वो तटीय है, क्योंकि ढालनुमा है, इधर तटीय है। तो इधर वाले क्षेत्र में आपको शहर मिल जाते हैं। जैसे ऊपर मिलेगा आपको मुंबई मिल जाएगा, इधर आपको देखोगे तो इधर वाले क्षेत्र में आपको गोवा भी मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद नीचे आओगे तो एराकुलम है, वो आपको मिल जाएगा, काफ़ी फेमस है। ओके, तो ये आपको शहर साइड मिल जाएंगे। इधर बहुत सारे शहर हैं, फेमस फेमस शहर हैं। तो ये शहर का जो आवागमन है या इनका परिवहन है, ये पूर्व की ओर कैसे हो, इधर क्षेत्रों में कैसे हो, क्योंकि बीच में तो ये इतना ऊंचा आपको मिलेगा, पहाड़ी मिल जाएगी, तो इधर कैसे हो, तो इसके लिए यहाँ पे दर्रे है। तो उन दर्रे को आपने नाम सुना हो, जैसे थाल घाट है, पाल घाट है, ठीक है, और उसी में आपने पढ़ा हो सैन कोटा दर्रा है, इसका भी नाम आपने सुना हो। तो ये इसमें बहुत ही चार प्रमुख जिम्मेदार, ऐसे कह सकते हैं, चार जो दर्रे हैं ये बहुत ही प्रमुख हैं और ये पश्चिम से पूर्व की ओर परिवहन है उसको क्या करते हैं, एडजॉइंट करते हैं, आपस में ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं। ओके, चलो तो आप लिख सकते हो ऐसे, चलो इधर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको मिलेगा दर्रा। तो ये वाली जो दर्रा है यहाँ पर आपको दर्रा मिलेगा थाल घाट। ठीक, थाल घाट। आपने एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना सुनी थी, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है जो मुंबई से दिल्ली के लिए, मुंबई से देखो दिल्ली से सीधा मुंबई, मुंबई से सीधा चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली। तो ये एक चतुर्भुज जो त्रिभुज है, ठीक है, इसमें आप देखोगे तो थाल घाट है ये प्रमुख जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि थाल घाट से ही आप देखोगे दिल्ली के लिए मुंबई से जोड़ा जाता है और इसी से आप देखोगे थाल घाट से सीधा आपको इधर चेन्नई से मिलेगा, राइट, इधर चेन्नई से, और चेन्नई से सीधा जाओ आप इधर पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से सीधा आपको या कोलकाता, कोलकाता से सीधा आपको कहाँ, दिल्ली। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है, ठीक है, सरकार की है, इसके तहत एक मार्ग दिया गया है कि परिवहन का जो मार्ग रहेगा, ये बड़े बड़े जो शहर हैं, काफ़ी औद्योगिक शहर हैं, ठीक है, इनको सीधा सीधा या ज्वाइंट किया गया है
कि जितना भी कॉरिडोर जो विस्तृत किया गया है, इस कॉरिडोर के माध्यम से परिवहन की सुविधा है वो काफ़ी सुलभ हो सके, राइट। तो इसलिए ये कॉरिडोर बनाए गए हैं। चलो, तो ये थाल घाट है। थाल घाट के नीचे आपको मिल जाएगा यहाँ पर लगा लगा भोर घाट है। थाल घाट के नीचे भोर घाट है, ठीक है। तो भोर घाट आपको मिल जाएगा। नीचे अगर आप और आओगे तो इधर आपको मिलेगा यहाँ वाले क्षेत्र में पाल घाट। तो पाल घाट आपको यहाँ मिल जाएगा। पाल घाट का मतलब ये दर्रे हैं, दर्रे, ठीक है, ये निकलने के दर्रे हैं। इधर क्षेत्र यहाँ के जो तलचल जो इधर तटीय क्षेत्र है, इस तटीय क्षेत्र में जितने भी बड़े बड़े शहर स्थापित हैं, शहर स्थित हैं, इन शहर के जो लोग हैं इधर किस क्षेत्र से इनका डेवलप हो, कैसे इधर से उधर आवागमन हो, इनके लिए ये दर्रे हैं, ठीक है। ये दर्रे हैं, तो इन दर्रों को थोड़ा समझ लो। तो ये पालघाट है। इसके बाद नीचे अगर आप आओगे इधर वाले क्षेत्र में तो यहाँ पर आपको मिलेगा सैनकोटा दर्रा। ये कर्नाटक वाले में सैनकोटा दर्रा, तो ये माइंड में होना चाहिए। तो सैनकोटा दर्रा आप देखोगे तो सैनकोटा दर्रा जो है यहाँ पर आपको एराकुलम, एर्नाकुलम जिसे बोलते हैं, एराकुलम नहीं एर्नाकुलम, जो एक बहुत फेमस शहर है, ठीक है, वो फेमस शहर है, तो उसी के पास में ये स्थित है। ये वैसे तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, तिरुवनंतपुरम यहाँ नहीं है, लेकिन ये एर्नाकुलम है, यहाँ पे काफ़ी फेमस शहर है। तो एर्नाकुलम के पास ही है सैनकोटा दर्रा। सैनकोटा दर्रा सीधा आप देखोगे तो इस प्रकार से ये कहाँ के लिए जोड़ता है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा चेन्नई, ठीक, जिसे मद्रास बोलते थे, चेन्नई है तमिलनाडु में, तमिलनाडु राजधानी है, तो इसे जोड़ता है, राइट। तो ये सैनकोटा दर्रा है। इसी प्रकार से ये वाला आप देखोगे तो इस प्रकार से, ठीक, इसी प्रकार से आप ये वाला देखोगे तो इस प्रकार से ये जोड़ते हैं। और आप देखोगे ये योजना जो है इस प्रकार से सीधा को काटते हुए यहाँ आती है, और यहाँ से सीधा आप देखोगे यहाँ जाएगी, और इस प्रकार से दिल्ली, और दिल्ली से सीधे फिर से मुंबई, यहाँ पर मुंबई है, ऐसे। ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, राइट। तो ये जितने भी दर्रे हैं, तो इन दर्रों की विशेषता यही है, इनका महत्व इसलिए है कि ये दर्रे जितने भी हैं ये क्या है, औद्योगिक क्षेत्र को विस्थापित करने के लिए, उद्योगों में जितनी भी आवागमन है या आवाजाही है, कॉरिडोर हैं, ठीक है, उनको क्या है एक निर्माण प्रक्रिया के तहत काफ़ी विकसित करने के लिए इन दर्रों की प्रयोग किया जाता है। ओके, तो ये वाला क्षेत्र बहुत कम कटापटा है, इन दर्रों के द्वारा ही आवागमन होता है, आवाजाही होती है, बस ये माइंड में आपको सेट होना चाहिए। तो स्वर्णिम चतुर्भुज है, इसमें कौन कौन से मुख्य जिम्मेदार घाट माने जाते हैं, तो दिमाग में क्लियर कर लो। इसमें दो जिम्मेदार हैं, एक है थार घाट और एक है भोर घाट, तो ये दो शामिल किए गए हैं इसके अंतर्गत। चलिए, तो ये तो माइंड में आपके आ ही गया होगा। चलो, इसके बाद आप देखोगे जो स्पेस लास्ट वाला बचता है, ये वाला, तो ये वाला जो हिस्सा है इसको मैंने आपको तटीय मैदान बताया था, ठीक है। जो तटीय मैदान है इनके विषय में थोड़ा समझ लो, क्योंकि तटीय मैदान में आप देखोगे तो काफ़ी फेमस फेमस शहर स्थित हैं, जैसे यहाँ देखो चेन्नई स्थित है, काफ़ी फेमस शहर हैं वो स्थित मिलेंगे आपको। तो ये आपका तटीय मैदान है, ये आपका तटीय मैदान है, और तटीय मैदान में आपको शहर मिल जाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी कौन कौन से शहर हैं, वैसे बहुत सारे शहर हैं, सभी को जानने की क्या आवश्यकता है। तो ये शहर हैं, ओके। तो ये जो तट हैं, ये जो तट है, इस तटों को भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। इन तट जो हैं इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है, केवल पश्चिमी तट को विभाजित किया है 4 भागों में, जबकि ये वाला जो तट है ना, ये वाला, ये 2 भागों में विभाजित है। तो ये जो पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, ये अगर देखा जाए तो 5 राज्यों में फैला हुआ है। इधर देखो महाराष्ट्र है, इधर देखो आपको गोवा मिल जाएगा, कर्नाटक मिल जाएगा, इधर आपको केरल मिल जाएगा, इधर थोड़ा तमिलनाडु वाला भी प्रदेश मिल जाएगा। तो ये जो 5 राज्य हैं ये पश्चिमी घाट में स्थित है, ओके। तो इन 5 राज्यों में ये फैला हुआ है। तो इसमें आप देखोगे तो ये तटीय मैदान में ऊपर वाला हिस्सा जो है यहाँ पे और यहाँ तक आप देखोगे, यहाँ तक, तो ये आपको मिलेगा काठियावाड़ा तट। तो काठियावाड़ा जो तट है वो सबसे ऊपर है,
सबसे ऊपर आपको मिलेगा यहाँ महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में सबसे ऊपर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपको काठियावाड़ तट मिलेगा और ये आपको गोवा तक जाता है। ठीक, अब गोवा में यहाँ पर आपको मिलेगा कोंकण तट, तो काठियावाड़ तट से लेकर कोंकण तट, ठीक है, ये आपको मिलेगा कोंकण तट। चलो, तो ये भी माइंड में आपको आना चाहिए कि कोंकण तट कहाँ पर है। कोंकण तट के बाद आप देखोगे ठीक है, कोंकण तट के बाद आप देखोगे यहाँ वाला, तो ये मिलेगा आपको मंगलौर तट। मंगलौर कर्नाटक वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा मंगलौर तट। तो मंगलौर तट है, तटी मैदान है तो इसलिए इसे तट बोलते हैं, मंगलौर तट। इसके नीचे अगर आप देखोगे इधर वाला क्षेत्र है, ये यहाँ वाला, यहाँ तक, तो ये आपको मिलेगा मालाबार तट। तो ये मालाबार तट है। मालाबार तट तो आपको पता होना चाहिए, ये अभ्यास के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पर जापान है, भारत और अमेरिका की सेना युद्ध अभ्यास करती है। तो मालाबार अभ्यास आपने सुना हो, भारत अमेरिका के बीच होता रहता है और युद्ध अभ्यास के नाम से भी अमेरिका से ये अपना युद्ध अभ्यास है। चलो, तो ये मारने में आपको होना चाहिए ऊपर कौन है, काठियावाड़ तट, इसके बाद यहाँ गोवा में कोंकण तट, इधर कर्नाटक वाले क्षेत्र में मंगलौर तट, केरल वाले में आपको मालाबार तट। तो ये 4 प्रकार के तट हैं, इनका क्रम आपको याद होना चाहिए। काठियावाड़ा, काठियावाड़ा के बाद आता है कोंकण, कोंकण के बाद आपका आएगा मंगलौर, राइट, और मंगलौर के बाद आपको इधर मिलेगा मालाबार। ये 4 तट हैं, 4 तट हैं, इसमें प्रमुख जिम्मेदार माने। चलिए, इधर अगर आप हिस्सा देखोगे, ये वाला, ये हिस्सा अगर आप देखोगे तो इसमें आप यहाँ से यहाँ तक देखो, तमिलनाडु से यहाँ वाला क्षेत्र है यहाँ तक, तो ये आपको मिलेगा कोरोमंडल तट। ये तमिलनाडु वाले हिस्से में फेमस है, तमिलनाडु कुछ आंध्र प्रदेश में भी आता है। तो ये आपको मिलेगा कोरोमंडल तट, ठीक, ये आपको कोरोमंडल तट मिलेगा। इसके बाद ये जो पूरा तट है यहाँ तक, ये जो पूरा तट है पश्चिम बंगाल से लगा के यहाँ से आंध्र प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक, इसे बोलते हैं उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार बोलते हैं इसे, कभी कभी अंतरीप भी बोलते हैं, ठीक है, उत्तरी सरकार। तो ये से पूर्वी घाट वाला जो तटी मैदान है, पूर्वी घाट वाला जो तटी मैदान है उसमें 2 भागों से विभाजित किया गया है, एक तो है कोरोमंडल तट, दूसरा है उत्तरी सरकार, और जबकि इधर वाला जो पश्चिमी घाट है उसे 4 भागों में विभाजित किया है, वो मैंने आपको क्लियर कंसेंस कर दिया है, राइट। चलो, अब आप बात आती है घाट की, तो घाट को अभी आपको पता होना चाहिए कि पहला घाट आपका कौन आता है, थार घाट आएगा, थार घाट के बाद भोर घाट है, भोर घाट के बाद पाल घाट है, पाल घाट के बाद आपको मिलेगा मालाबार घाट, या हम इसे कह सकते हैं सॉरी सैनकोटा, कह दें सोनकोटा, ठीक, सैनकोटा। तो ये पाल घाट, भोर घाट, थार घाट, तो ये इनका आपको क्रम याद होना चाहिए और इनका भी क्रम आपको याद होना चाहिए। चलो, इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। तो पश्चिमी घाट है, ये काफ़ी जैव विविधता के लिए बहुत ही फेमस है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इनको जैव आरक्षित क्षेत्र के बीच में रखा गया है। पश्चिमी घाट है वो एक जो इसे सेंसिटिव जोन एरिया घोषित किया गया है, ECZ जिसे बोलते हैं, ठीक है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जो एरिया है इसको घोषित किया गया है। और इसके लिए 2 समितियां बहुत ही प्रमुख मानी जाती हैं, एक गाडगिल समिति है और एक कस्तूरी रंगन समिति है। ये जो 2 समितियां थीं, ये 2 समितियों के आधार पर ये पश्चिमी घाट का जो हिस्सा है, गाडगिल समिति थी इतनी मायने नहीं करती है, कस्तूरी रंगन जो समिति है वो इधर का जितना मतलब पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का 37% जो हिस्सा है वो ESS मतलब ESZ में उसे घोषित किया गया है, या इकोनॉमिक स्पेशल जोन में इसको घोषित किया गया है, ताकि यहाँ पर जितने भी इधर पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं, जीव जंतु है, उनकी अलग से सुरक्षा की जा सके, वनस्पतियों की जीव की सुरक्षा की जा सके, इसलिए को स्पेशल जोन घोषित किया गया है, ठीक है, इकोलॉजिकल स्पेशल जोन हम बोल सकते हैं, ठीक है।
चलो, तो इसके लिए कस्तूरी रंगन और गाडगिल समिति आप याद कर सकते हो। अब बात ये आती है कि यहाँ पर कुछ इसी पठार में पहाड़ियाँ भी हैं, उनको थोड़ा आप याद कर लो, या पिछली बार हमने बताया थी जब हमने फिजिकल मैप बताया था उसमें भी पढ़ाया था, तो एक बार और रिवाइज हो जाएगा तो बेहतर रहेगा। तो इधर आपको देखो, सबसे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी मिलेगी, वो मिलेगी आपकी कालसूबाई जो महाराष्ट्र में है। इसके बाद आप नीचे आओ तो इधर ये तो पर्वत है, इधर भी पर्वत है, लेकिन हम चोटियों की बात कर रहे हैं, तो इधर चोटियाँ, इधर तो बहुत सारे आपको पर्वत मिल जाएंगे, अलग अलग पर्वतों में विभाजित है। तो नीचे अगर आप आओगे, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को कौन जोड़ता है यहाँ पर, तो ये नीलगिरी जोड़ती है, ठीक है। तो नीलगिरी का जो हिस्सा है, नीलगिरी का जो हिस्सा है ये आपको दो राज्यों में मिलेगा, एक तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, ठीक, तमिलनाडु और केरल, केरल और तमिलनाडु मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा इसका जो विस्तार है वो तमिलनाडु मिलेगा। साथ ही साथ नीलगिरी की सबसे ऊंची जो चोटी है, नीलगिरी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है डोडा बेटा। तो डोडा बेटा जो है वो आपको कहाँ मिल जाएगी, डोडा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो वो आपको तमिलनाडु में डोडा बेटा मिल जाएगी, राइट। ये केरल नहीं है, तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। प्रथम पश्चिम पश्चिम भारत की अगर बोलोगे, पश्चिमी घाट की बोलोगे तो कौन है आपकी, कालसूबाई है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो ये है आपकी डोडा बेटा। और प्रथम जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपको मिलेगी, इसके नीचे आप आओ, इधर आपको मिलेगी अन्नामलाई। तो अन्नामलाई जो है, अन्नामलाई में एक अनाई मुडी की चोटी है, अनाई मुडी की, अनाई मुदी भी बोलते हैं, अनाई मुदी की चोटी है, ये सबसे ऊंची चोटी है, यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा से भी ऊंची है और कालसूबाई से भी ऊंची है, सबसे ऊंची है, ओके। तो अनाई मुडी है, आपको ये नीलगिरी से नीचे मिल जाएगी। इसके बाद नीचे और आओ तो यहाँ पर आपको मिलेगा पालनी, पालनी की चोटी मिलेगी, यानी कि पालनी की पहाड़ी मिल जाएगी। और पालनी की पहाड़ी भी फेमस है, किसके लिए है, तो यहाँ पर आपको कोडाई कनाल एक नेशनल पार्क है, उसके लिए फेमस है, ठीक है। ये कोनार्ड, कोनाई कर्नाड, ठीक है, ये एक नेशनल पार्क है, पालनी जो पहाड़ी है इसी में ही स्थित है, इसलिए ये काफ़ी फेमस है, ठीक है। यहाँ पर्यटन लोग, टूरिज्म लोग जाते हैं, पालनी घाटी में ही नेशनल पार्क है। यहाँ पर आप देखोगे तो इसके लिए ये काफ़ी फेमस है पालनी घाटी। इसके नीचे अगर आप आओगे, इसके नीचे अगर आप आओगे तो आपको मिल जाएगी अगस्त मलाई, ठीक। नीलगिरी है, अन्नामलाई, पालनी है, इसके नीचे अगर आओगे तो अगस्त मलाई भी है, लेकिन अगस्त मलाई के नीचे आपको मिलेगी कार्डेमम। तो कार्डेमम जो है, ठीक, कार्डेमम हिल जो है वो सबसे नीचे मिलती है, जो इलायची के लिए प्रसिद्ध है, ये कार्डेमम हिल है, और ये सबसे नीचे आपको मिलेगी, दक्षिण भारत में सबसे नीचे। तो कार्डेमम हिल है, इलायची के लिए फेमस है। इसके ऊपर आपको मिल जाएगी कौन सी, ये मैंने आपको बताई अगस्त मलाई, अगस्त मलाई के ऊपर आपको मिल जाएगी ये पालनी, पालनी के ऊपर आपको मिलेगी अन्नामलाई, अन्नामलाई के ऊपर नीलगिरी, नीलगिरी के ऊपर आप आंध्र प्रदेश क्षेत्र में इधर आपको मिल जाएगी नल्ला मलाई, इधर आपको नल्ला मलाई मिलेगी। और ऊपर उड़ीसा वाले क्षेत्र में जाओगे तो यहाँ मिलेगी आपको महेंद्रगिरी, राइट। चलो, तो ये कुछ चोटियां हैं तो आपको याद होनी चाहिए। सबसे दक्षिण भारत की केवल आप याद कर लो, यहाँ से दक्षिण भारत है, ये तो आपको पूर्वी घाट मिल जाता है, ठीक, पूर्वी घाट की याद नहीं करना है, ये आपको दक्षिण भारत की याद कर लो। तो दक्षिण भारत में सबसे पहले कौन आती है, नल्ला मलाई। तो नल्ला मलाई, यहाँ पर सब मलाई मलाई हैं, ठीक है, नल्ला मलाई है। इसके बाद आपको मिलेगी नीलगिरी, ये केवल आपको मलाई में नहीं है, नीलगिरी, ठीक है। तो नल्ला मलाई है, नीलगिरी है, नीलगिरी के बाद कौन सी आती है, अन्नामलाई, ठीक, अन्नामलाई है। अन्नामलाई के बाद आपकी आती है पालनी, पालनी, पालनी के बाद आप देखोगे कौन सी आती है, वो आती है अगस्त मलाई। तो अगस्त मलाई की भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और अगस्त मलाई के बाद कार्डेमम हिल्स, ठीक, कार्डेमम हिल्स, ये आपको याद होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 पर्वत श्रेणियाँ हैं जो दक्षिण भारत में बहुत ही प्रमुख हैं, इनका क्रम आपको याद होना चाहिए। और ये अपनी हर विशेषता के लिए जिम्मेदार हैं, काफ़ी फेमस हैं, इनका अपना अपना एक जैव विविधता में इनका महत्व तो है, ठीक है। और नीलगिरी में आपको पता है कि यहाँ पे टोगा जनजाति रहती है, और टोगा जनजाति जो है
पेड़ों की सुरक्षा के लिए काफ़ी फेमस मानी जाती है। चलो, तो इतना आपको दिमाग में क्लियर कट होना चाहिए। इसी में आप देखोगे तो नीचे आपको पुलकट झील भी मिल जाएगी यहाँ पर। तो पुलकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में अवस्थित है। तो पुलकट झील काफ़ी फेमस है, क्योंकि पुलकट झील पे यहाँ पर आपको कौन मिल जाएगा, तो यहाँ पर जो इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष जो केंद्र है, सतीश धवन है, वो इसी झील के पास ही अवस्थित है। ठीक है, सतीश धवन नाम का इसरो वो प्लांट स्थापित है। तो यहीं से इसरो है अपने क्या है रॉकेट लॉन्च करता रहता है, पुलकट झील के पास से ही। ओके, इसके बाद अगर आप पोर्ट देखोगे तो पोर्ट आपको बहुत सारे यहाँ मिल जाएंगे। तो पोर्ट भी याद होने चाहिए। ऊपर वाला हिस्सा अगर आप देखोगे तो ऊपर वाला हिस्सा है जो गुजरात क्षेत्र में पड़ता है। तो गुजरात में आपको पोर्ट मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पोर्ट मिलेंगे, उनके नाम आप कर लो। जैसे कादला पोर्ट है, ठीक है, महाराष्ट्र में काफ़ी फेमस है कादला पोर्ट। सॉरी, उसमें गुजरात में, गुजरात का आप याद कर लो कादला पोर्ट। ये बंदरगाह हैं, ठीक है, कादला पोर्ट है। इसके नीचे महाराष्ट्र में अगर आप आओगे तो महाराष्ट्र में आपको मिल जाएगा एक नैवा सेवा पोर्ट है, ठीक है, एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। तो नैवा सेवा और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आपको महाराष्ट्र में मिल जाएंगे इधर वाले क्षेत्र में। उसके बाद नीचे अगर आप आओगे तो नीचे आपको मिलेगा मंगलौर पोर्ट। ठीक, मंगलौर पोर्ट है, या हम इसको दूसरे एक नाम और है इसमें मारबो। ठीक, मारबो बोलते हैं इसे, मारबो जो गोवा में पड़ता है। ठीक है, एक मंगलौर है और एक मारबो है, ये एक कर्नाटक में है, एक गोवा में। ठीक है, इसके बाद केरल वाले क्षेत्र में आपको पोर्ट मिल जाएंगे, वो है कालीकट कोचीन पोर्ट आपको केरल वाले क्षेत्र में मिल जाएगा। इसके बाद नीचे अगर आप आते हो तो नीचे आपको एक मालाबार ही आपको एक पोर्ट मिलता है, राइट। नीचे आपको मालाबार भी एक पोर्ट मिल जाएगा। चलो, इसके बाद आप इधर देखोगे तमिलनाडु क्षेत्र में, तो तमिलनाडु क्षेत्र में आपको एन्नौर मिलेगा, तूतीकोरन मिलेगा, चेन्नई मिलेगा। तो इधर आप तमिलनाडु वाले क्षेत्र में एन्नौर है, तूतीकोरन है, चेन्नई है। विशाखा वाले पट्टनम, इधर आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम मिल जाएगा आपको पोर्ट। इसके बाद उड़ीसा वाले क्षेत्र में जाओ तो पारादीप मिल जाएगा, राइट। इसके ऊपर अगर आप जाओगे कोलकाता क्षेत्र पश्चिम बंगाल में, तो कोलकाता और हुगली पोर्ट, ये दो पोर्ट मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जितने भी पोर्ट हैं आपके माइंड में याद होने चाहिए, सेट होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे तो केरली वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा झीलें मिलेंगी। दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा झीलें हैं वो केरल में मिलती हैं। तो केरल में उन झीलों को लैगून कहते हैं। तो उसका नाम है कयाल। तो कयाल कभी कभी पीसीएस पूछ देता है, तो कयाल क्या है, तो कहना कि ये केरल में लैगून की झीलें हैं, उनका नाम दिया गया है कयाल। तो बहुत सारी झीलें हैं, एक झील नहीं, बहुत सारी लैगून झीलें हैं। लैगून झीलें हमेशा आप माइंड में सेट कर लो, ये समुद्र से का जो जल होता है, ठीक है, वो रिस रिस कर क्या होता है, बहा बहा कर इसमें आ जाता है, या सुनामी लहरें के माध्यम से भी भर जाता है। तो एक तरफ वो नमक से परत जम जाती है, तो इधर साइड जल भर जाता है, एक घिराव हो जाता है, तो वो एक लैगून झील बन जाती है। ठीक है, चलो, तो उसे बोलते हैं लैगून झीलें। लेकिन इधर कर्नाटक केरल वाले क्षेत्र में बहुत सारी झीलें हैं, छोटी छोटी झीलें हैं बहुत सारी, तो उनको सभी एक नाम से जानते हैं, कयाल। तो ये माइंड में आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये पूछ देता है ना पीसीएस में। चलो, तो इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। तो इधर पश्चिमी घाट में तो 5 देश आ जाते हैं, सॉरी 5 राज्य आ जाते हैं, और इधर पूर्वी घाट है, इसमें 4 राज्य आ जाते हैं। तो ये माइंड में आपको याद होना चाहिए। चलो, अब तो इसमें कोई खास ज़्यादा बचा ही नहीं है, सब कुछ कंप्लीट आपको समझाई दिया है, पढ़ाई दिया है, कुछ नहीं बचा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर लीजिए। चलो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मेहनत से पढ़ाते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं, तब आपको हम नॉलेज प्रदान कर पाते हैं, और वो भी फ्री नॉलेज दे रहे हैं। तो आपको फ्री नॉलेज लेने में क्या दिक्कत है, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, हाँ।